सो नाउ निफ्टी 50 मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। अब देखिए 22,119 पर क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। एंड आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने नचनी नाच नचाया, जैसे तैसे इसने 22,000 का लेवल बचाया। बट याद रखिएगा कि 22,500 टूट चुका। अच्छा, आज एक अमेरिका से बड़ी खबर आनी है। डोनाल्ड ट्रंप इन्वेस्टमेंट कोई करना चाह रहे हैं, पता नहीं क्या है वो उसकी खबर आनी है। अब वो किस तरीके का इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, पता नहीं है। बट अमेरिका से न्यूज़ आने वाली है। हालांकि यूएस मार्केट अगर आप देखें तो पॉजिटिव साइड ही है सब कुछ यार, ऑलमोस्ट पॉजिटिव है। बट देखने वाली बात है यूरोपियन मार्केट। आप देखिए जर्मनी का मार्केट 3% ऊपर, और पता है ये 3% ऊपर नहीं है, ये ऑल टाइम हाई को आज दोबारा हिट किया। जिनकी इकोनॉमी माइनस जीडीपी प्लस जीडीपी में चल रही है, वो मार्केट्स ऑल टाइम हाई पर है। लो कर लो बात, कहने की बात है जीडीपी स्ट्रॉन्ग वगैरह वगैरह, जिसे चलना है वो चल रहा है। अब ये हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि पैसा जो है वो डेक्स यानी कि जर्मनी के मार्केट, यूके के मार्केट एंड कैक फ्रांस के मार्केट में जा रहा है। कहने को तो ये भी कह सकते हैं भाई, क्योंकि अगर आप देखें यूएस मार्केट तो करेक्शन कर गया, हमारा इंडियन मार्केट वो भी नीचे है। बाकी के मार्केट अगर आप देखें, चाइना वो थोड़ा सा चल नहीं पा रहा है, वो उधरी की तरफ रह रहा है अभी। लेकिन चल कौन रहा है? जर्मनी और यूके और यहाँ पर फ्रांस। तो ये यूरोपियन मार्केट चल रहा है। या तो यूरोपियन इकोनॉमी कहीं ना कहीं एक पिकअप करने वाली है, शायद एक कुछ संकेत मिल रहे हैं कहीं ना कहीं। हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यूरोप बिल्कुल डेवलप हो गया तो डेवलप ही नहीं होना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो डेवलप वाला और डेवलप होगा, डेवलपमेंट पूरी होगी क्या मतलब है? कुछ नहीं है, नए तरीके से नए सिरे से यहाँ पर बनाया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हमेशा चलता रहेगा। ऐसे तो पूरी दुनिया में हर कंट्री डेवलप्ड हो जाएगा एक टाइम पर आकर, तो क्या ग्रोथ फिर रहेगी नहीं? फिर क्या चंद्रमा पर जाएंगे क्या? और नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहेंगी। हम फिक्शनल वो फ्यूचरिस्टिक मूवी नहीं देखते हैं, वो नई नई टेक्नोलॉजी एक से एक बढ़कर एक नई नई टेक्नोलॉजी और वो नए नए गैजेट्स, तो वो चलना है। ये मार्केट कभी रुकना नहीं, ठीक है। बाकी देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो बॉस जैसे कि कवर करते आ रहे हैं, आज भी कवर कर रहे हैं। 2018 की लाइन एक्चुअल में टूट गई है। ये ऊपर वाली 2018 की लाइन है, वो ब्रीच हो गई है। ये जो चल रही है ना, ये 2021 वाली ट्रेंड लाइन है, और उसमें सिर्फ डिफरेंस रह गया है। मैं आपको बताऊं, लमसम आज की डेट में 1156 1154 का लो लगा था, राइट। ये इंपॉर्टेंट जगह पता है आज की क्या थी? 1136। ऑलमोस्ट उधर से ही घूमा। थोड़ा बहुत अगर और करेक्शन आया तो हम इस ट्रेंड लाइन को छू लेंगे। उसके बाद क्या होने वाला है पता नहीं। आज एक इंपॉर्टेंट लेवल था, रिलायंस उसके ऊपर क्लोजिंग दिया 1167। 1167 एक इंपॉर्टेंट लेवल था, जिसके ऊपर लास्ट मूवमेंट में क्लोजिंग मिल गई है। 3 रुपए ऊपर से 3-4 रुपए ऊपर, लेकिन क्लोजिंग मिली है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखते हैं कल का क्या क्या यहाँ पर रवैया रहता है रिलायंस का। अच्छा, रिलायंस में एक बात और ऐड नहीं कर पाए, वो 2021 की वो 1136 का अगर लेवल के नीचे क्लोजिंग जिस दिन मिली ना, उसके 2-3 दिन अगर नीचे ट्रेड किया, बहुत नेगेटिव फैलेगी उससे, ध्यान रखना। चलो बात करते हैं अब HDFC बैंक पर। अपनी संडे के दिन बात क्या हुई थी? एक रेंज में क्लोजिंग मिली है 1758 और 1723, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज है। मैं ऑलरेडी आपके सामने 2 बार कवर किया है कल। तो यहाँ पर आज सेलिंग देखो बॉस कहाँ से आई है, उसी जगह से खुलते ही सेलिंग आ गई, बीच में क्लोजिंग हुई थी। चलो ठीक है, जगह ही ऐसी थी बॉस। अब होना क्या है? 1704 ये आपका 50 डे में था, 50 डे मूविंग एवरेज। उसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी 1701 रुपये 50 पैसे में बंद है। क्या ये मैटर करता है? हाँ मैटर करता है। हम उस ट्रेंड लाइन मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुए। या तो यहां से कल एक बिकवाली आएगी, बट उसके नीचे आपका 200 डे में है, जो कि आपका शिफ्ट है 1686 पर। ये लेवल को वॉच कर लेना बॉस। जब हम इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी ना 1686, तो मान लीजिएगा कि HDFC बैंक नेगेटिव हो चुका है, एंड यहां से HDFC बैंक के अंदर सेलिंग आनी है। थोड़ा सा IT रुक गया है सेलिंग से, बट क्या IT के अंदर और सेलिंग आनी है? देखते हैं भैया, अभी कुछ कह नहीं सकते।
आज जैसे तैसे आज चल रहा था गेम, रिलायंस नीचे, HDFC बैंक नीचे, ठीक है, और भी 2-4 नीचे थे, तो ये मार्केट कवर कौन कर रहा था? तो ये बात यहाँ पर आ जाती है। आज DIIs ने डबल बाइंग करी है FIs के कंपैरिजन। FIs जहाँ 4,500 करोड़ का माल बेच दिए, वहाँ 8,700 करोड़ का कुछ यहाँ पर जो है बाई कर लिया है DIIs ने। तो वो DIIs बता तो रहे हैं कि वो DIIs कल्प्रिट है मेन, ना वो टूटने देगा, ना वो बचने देगा, और ना वो बचा पाएगा, ये रहता है। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है क्या नहीं रहता है। अभी कुछ भी कहना जो है आसान नहीं है, कब क्या किधर पलट जाए कुछ पता नहीं है। कल मैंने आपके सामने बात करी थी स्मॉल कैप और मिड कैप के जो चार्ट्स हैं उसके ऊपर, राइट। मैंने आपसे क्या कहा था, 6936 और 6540, ये जो रेंज है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का लो क्या रहा, 693936 के अराउंड, वहीं से स्मॉल कैप 50 इंडेक्स कवर हो गया, समझ गए ना। तो ये होती है लेवल्स की ताकत। अब वो बचेगा या नहीं बचेगा वो बात की बात, बट अभी हाल फिलहाल में यही है हाल। लेकिन निफ्टी यहाँ पर जो है ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं है उसके अंदर, ध्यान रखिएगा, कुछ दिखता नहीं, क्योंकि जब तक वो 22,500 के नीचे है ना, वो लगता नहीं है कि कुछ पॉजिटिव यहाँ पर होने वाला है। एंड वो मिड कैप 50 इंडेक्स मैंने आपको बताया 13,305, पुराना डेटा आप देखो 2024 का, तो उस हिसाब से 13,305 और 12,834, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाली थी। घूम गया भाई यहाँ पर 13,305 से, और प्लस में क्लोजिंग हुई है। तो ये अपना स्मॉल कैप और मिड कैप जो है वो रिकवर करें, मिड कैप तो बहुत ज़्यादा रिकवर किया। तो ये बात है, दोनों ही इंडेक्स यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट जगह से रिकवर करें। क्या यहाँ से चलने वाले हैं गॉड नोस, लेकिन वो चलेंगे तो वो 15,000 फिर से यहाँ पर स्टैंड कर रहा है, ठीक है, 15,000 फिर से वो स्टैंड कर रहा है। तो 15,000 अच्छा खासा रेजिस्टेंस है मिड कैप के अंदर। अगर यहाँ से घूमे भी तो कितना घूम पाएंगे, 1400 पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा 1400 पॉइंट। हालांकि बहुत सारे स्टॉक्स तो रिकवर करेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पता नहीं है। एंड लास्ट, बहुत बड़ा गेम है यार वास्तव में। मतलब अगर आप देखें सही तरीके से, रिलायंस एक बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट जगह पर आ चुका है। HDFC बैंक निगेटिव यहाँ पर जो है अपने आप को दिखा रहा है, देखते हैं 200 डेमा पर सुधरता है या नहीं सुधरता है। उसके बाद स्मॉल कैप रिकवर कर रहे हैं, उस जगह, उस इंपॉर्टेंट जगह को तवज्जो दे रहे हैं, मिड कैप तवज्जो दे रहा है। तो एक तरफ इंडेक्स नेगेटिव है, मेन निफ्टी 50 नेगेटिव कहीं ना कहीं दर्शा रहा अपने आप को, दूसरी तरफा यहाँ पर जो है स्मॉल कैप और मिड कैप यहाँ पर जो है थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। होने क्या वाला है कुछ समझ ही में नहीं आ रहा भाई, तो बड़ा कन्फ्यूज़न है इस वक्त। तो मैं आपसे सही बात कहूँ कि वेट एंड वॉच का टाइम है, देखो बस, सिर्फ देखो। एंड स्टॉक का कोई टारगेट मत मानो। अभी आप पूछ रहे थे ना 2035 का निफ्टी का टारगेट क्या होगा, भाई क्या पता यार, अगले 2 दिन का नहीं पता निफ्टी के अंदर क्या होने वाला है, ये फैक्ट है। ऐसे कैसे आप 2035 का टारगेट लेके बैठ जाएंगे? आप ये बताओ कि हमारे यहाँ जो कंपनियाँ हैं, IT कंपनियाँ हैं या फिर कुछ और कंपनियाँ हैं वगैरह वगैरह, हम किस चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, कितना हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए? आप एक बताइए। हम फार्मा में आगे हैं, चलो ठीक है, फार्मा में आगे हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो है आ जाते हैं मतलब सर्विस में आगे हैं, लेकिन नया क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये आ जाती है, नया क्या कर रहे हैं? US हुआ, चाइना हुआ, ये सब नए पर नई चीज़ें करे चले आ रहे हैं। और यही तो मैं कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए। एंड वो यहाँ पर ना, आपको क्या लग रहा है, मतलब ख़त्म होने वाली है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप मार्केट में फॉल ज़रूरी था, और वो आया भी। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। 22,500 और 22,800, ये ध्यान रखिएगा, 22,500 और 22,800 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन चुके हैं आज की डेट में निफ्टी के अंदर। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कहना है कि इलेक्शन डे का जो लो है 21,500 के आसपास है, शायद वहाँ तक निफ्टी टूटेगा। मेरा मानना ये है कि उसी के पास गैप भी है, क्यों ना निफ्टी वो गैप फिल करे। तो 20,400 की बात आ जाती है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। गैप फिल होते हैं तो एक समझ में आता है कि हाँ भैया बॉटम बन रहा है, एक जगह भी मिल जाती है, एक समझ में भी आ जाता है कि हाँ भाई आप तो यहाँ तक आ चुके हैं, कहीं ना कहीं सेलिंग पूरी हुई है। तो देखते हैं, बट 21,700 21,500 ये कहीं ना कहीं जगह
क्या ही रहेगी पता नहीं, देख लेते हैं, जब होगा तब देखेंगे। क्या ये 21,700 इंपॉर्टेंट है, पता नहीं है। क्या ये 21,500 इंपॉर्टेंट है? एक बार तो है, बहुत बड़ी खरीदारी यहीं से आई थी इलेक्शन डे पर 21,500 से। लेकिन वो 21,500 से अगर घूमे भी तब भी 22,500 आया, 1000 पॉइंट की रैली हो गई, फिर वापस से टूटने लगे। तो क्या है, Q4 के नंबर्स आने वाले हैं भाई, स्टार्ट हो जाएंगे अप्रैल में। मार्च तो चली जाएगी, अभी होली का टाइम आ गया, उसके बाद धीरे धीरे सारे टाइम, मतलब आप समझ रहे हैं ना, महीना गया ये। तो ये यहाँ पर है, मुझे तो लग रहा था कि 22,500 से घूमेगा और Q4 तक पॉसिबिलिटी है कि हम 23,500 23,800 तक हम जाएंगे, 1000 पॉइंट की रैली होगी निफ्टी के अंदर, एंड थोड़े से स्टॉक रिकवर होंगे, फिर Q4 के नंबर आएंगे, फिर Q4 के नंबर देखें कैसे आ रहे हैं। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर रहने वाला है। लेकिन वो 22,500 टूटा, वो दिल टूट गया रियल में। 22,500 टूटा तो वो दिल टूट गया। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब नहीं था, मतलब था ही भाई, बहुत अच्छा खासा यहाँ पर जो है समझ में आ रहा था। खैर छोड़ते हैं, क्या ही रहने दे। यहाँ पर ना अब स्टॉक्स पर फोकस करिए। देखिए, एक तो तुम लोग मेरी मेहनत बहुत बर्बाद करवा देते। बैंकिंग मैंने PSU और प्राइवेट बैंक कवर करे, ठीक है ठीक है, अपना भी मेरे को रिजल्ट चाहिए होता है कि कैसा परफॉर्म कर रही है, तो अच्छे अच्छे स्टॉक निकाले, उसके बारे में समझा। मिड कैप की चलो लिस्ट अब मैं कल रिलीज़ कर दूंगा, देखता हूँ। मिड कैप में मैंने 20-21 स्टॉक देख रखे हैं, वो 21 स्टॉक जो है वो आपके सामने रख दूंगा। हालांकि इतना मिड कैप इतना बड़ा और स्मॉल कैप इतना बड़ा यहाँ पर जो है ना पोर्शन बैठ जाता कि मैं एक एक को तो नहीं देख पाऊँ, ये तो क्लियर है। लेकिन उनके जो जुबानी नाम याद रहते हैं, ठीक है, उनको मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा, क्योंकि उनमें 40 से 60% करेक्शन हो चुकी है, शायद आपके कुछ काम आ जाए। तो मैं वो लिस्ट बोल दूंगा, मैं ये नहीं बताऊंगा कि कहाँ क्या है और वो उसका फंडामेंटल इंडिकेटर और वगैरह वगैरह, कुछ नहीं, सिर्फ नाम आपके सामने रख दूंगा, कल लिस्ट रख दूंगा आपके सामने, ठीक है। तो वो आसानी रहेगी, 5-6 मिनट में पूरी भी हो जाएगी। एंड उसके बाद जो है आप देख लीजिएगा उसके बारे में थोड़ा सर्च वर्च करके, या धीरे धीरे उन स्टॉक्स को जो है धीरे धीरे निपटा देंगे। तो स्टॉक्स पर फोकस करिए, अगले 5 साल का यहाँ पर देखिए, डरिए मत, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं हो गया है इंडिया के अंदर कि इतना डरने की बात। हम ओवर वैल्यूड हो गए थे, हम अंडर वैल्यूड भी हो रहे हैं, और स्टॉक वाइज तो हम हो रहे हैं ना। तो ये बात यहाँ पर आ जाती है। बाकी रहा लार्ज कैप, देखिए कुछ नहीं, SIP कुछ बंद मत करना फालतू में। कोई आकर आपसे बोले नहीं करनी है SIP बंद, इवन ETF जो है, ETF अपने पोर्टफोलियो में रखिए। हालांकि ETF क्या होता है, मेरा मानना ये है, ETF बड़े लोगों के लिए है, जिनकी सैलरी महीने पे ना 1 लाख 1.5 लाख रुपए की बनी हुई है, उनके लिए ETF बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने क्या किया कि 50,000 जो है हर महीने ETF में डालते रहे, क्योंकि ETF ऐसा नहीं है कि आपका जो है मल्टी बैगर बन गया। अरे नहीं भाई, गिरता भी धीरे है तो चलता भी एकदम से नहीं है। वो उसका रिटर्न का मामला जो है ना इतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन गिरने का मामला इतना मतलब बुरा नहीं है। जहाँ स्टॉक 60% गिर जाएंगे, ETF आपका 20% गिरेगा ज़्यादा से ज़्यादा, या 15% या 17% के आसपास का करेक्शन, ठीक है। तो ऐसा रहता है ETF। तो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। ये सारी पूरी चीज़ें रही हैं। वीराने से आवाज़ अभी तो कुछ नहीं आ रही है। वीराना तो यही कह रहा है कि 22,500 टूट गया भैया, आप शांति से बैठो। अब ये है एक्यूमुलेशन का टाइम, और वो 20,400 तक कहीं ना कहीं करेक्शन होनी है। देखते हैं होती है या नहीं होती है, बट लेट्स सी, देखते हैं। लेकिन रिलायंस भी इंपॉर्टेंट जगह है। अगर वो रिलायंस का स्ट्रक्चर टूटा ना 2021 की ट्रेंड लाइन, तो वो काफ़ी नेगेटिव होगा। एंड HDFC बैंक, और कहीं ना कहीं इस बार जो सेलिंग स्टार्ट होगी IT में हो गई, रिलायंस में हो गई, अब बचा है बिग बैंक्स। क्या वो बिग बैंक्स में सेलिंग आने वाली है? गॉड नोज। तो सो लेट्स सी, देखते हैं। उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अपने हिसाब से काम करिए, कुछ स्ट्रेटजी के लिए पॉइंट मिल रहे हो तो भैया देख लीजिएगा। मैं तो थक गया हूँ कुछ रिकवरी के आसार देखते देखते, लेकिन जब भी मैं रिकवरी सोचता हूँ वहीं पर एकदम से डाउनसाइड स्टार्ट हो रही है। तो मतलब हाथ जल रहे हैं। अच्छे स्टॉक पर हाथ डालो, इंडेक्स में भी अगर हाथ डालोगे तो उंगली लगते ही यहाँ पर जो है ना हीट महसूस हो रही है। ये बात है यहाँ पर मार्केट के अंदर। उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आप दीजिए मुझे बट देखने के बहुत धन्यवाद दोस्तों।